लेस्ट्रेट जोर से हंसा। मुझे शक है कि मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, उसने कहा। आपके सभी सिद्धांत ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी बात ब्रिटिश जूरी के सामने रखनी पड़ेगी। हम देख लेंगे, होम्स ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तुम अपने तरीके से काम करो और मैं अपने तरीके से काम करूंगा। इस दोपहर को मैं बिजी रहूंगा और मुमकिन है कि मैं शाम की ट्रेन से लंदन वापस लौट जाऊंगा। और अपने मामले को अधूरा छोड़ देंगे? नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रहस्य? ये सुलझ चुका है। तो फिर मुजरिम कौन है? वही आदमी जिसका मैंने वर्णन किया। लेकिन वो है कौन? निश्चित रूप से ये पता लगाना कठिन नहीं होगा। ये इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। लेस्ट्रेट ने अपने कंधे उचकाए। मैं एक व्यवहारिक आदमी हूँ, उसने कहा, और कस्बे में बाएं हाथ के लंगड़ी टांग वाले एक आदमी को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं वाकई नहीं ले सकता। मैं स्कॉटलैंड यार्ड का हंसी का पात्र बन जाऊंगा। ठीक है, होम्स ने शांत लहजे में कहा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। यहाँ तुम्हारा अस्थायी आवास आ गया है। अलविदा। जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक खाका खींच कर जाऊंगा। लेस्ट्रेट को उसके कमरे में छोड़कर हम अपने होटल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर हमने खाने को अपने मेज पर तैयार रखा पाया। होम्स चुप था और वो अपने विचारों में खोया हुआ था। वॉटसन, ध्यान देना। मेज पोश के साफ हो जाने के बाद उसने मुझसे कहा, इस कुर्सी पर बैठो और कुछ देर के लिए मुझे अपनी बात कह लेने दो। मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या करूं और मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। सिगार जला लो और मुझे व्याख्या करने दो। अच्छा, अब इस मामले पर विचार करने में नौजवान मैकार्थी के बयान के बारे में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम दोनों को तुरंत ही सूझे थे। हालांकि वो मुझे नौजवान मैकार्थी के फेवर में लगे थे और तुम्हें उसके विरोध में। पहला पॉइंट ये था कि उसके बयान के मुताबिक उसके फादर ने उसे देखने से पहले ही कोई की चीख निकाली थी, और दूसरा पॉइंट ये था कि मौत के वक्त उसके पिता ने आरैट जैसा कोई ख़ास शब्द कहा था। तुम समझ सकते हो, उसने कई सारे शब्द बुदबुदाए थे, लेकिन लड़के के कान केवल इसी आरैट शब्द को पकड़ पाए थे। अब इन 2 पॉइंट से हमारे अनुसंधान की शुरुआत होनी चाहिए और हम इसे यही मानते हुए शुरू करेंगे कि जो उस लड़के ने कहा है वो पूरी तरह से सच है। तो फिर इस कोई का क्या चक्कर है? साफ तौर से इसे लड़के के लिए नहीं कहा जा सकता था। जहां तक पिता जानता था, लड़का ब्रिस्टल में था। ये केवल एक इत्तेफाक ही था कि वो आवाज़ के सुनाई देने की सीमा में था। कोई की आवाज़ उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए की गई थी जिससे उसकी मुलाकात होनी थी। आमतौर पर कोई अलग रूप से ऑस्ट्रेलियन चीख में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, और ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के लोग आपसी बातचीत में करते हैं। इस बात की काफ़ी संभावना है कि वो आदमी जिससे बोस्कोम तालाब पर मिलने की उम्मीद मैकार्थी कर रहा था, कोई ऐसा शख्स था जो ऑस्ट्रेलिया में रह चुका था। तो फिर आरैट का क्या मतलब है? शेरलॉक होम्स ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ एक कागज़ बाहर निकाला और उसे मेज़ पर फैला दिया। यह विक्टोरिया की बस्ती का नक्शा है। बीती रात ब्रिस्टल में मैंने एक तार भेजा था। नक्शे के एक हिस्से पर उसने अपना हाथ रखा। तुम क्या पढ़ते हो? उसने पूछा। आरैट, मैंने पढ़ा। और अब? उसने अपना हाथ हटाया। बेलारैट, बिल्कुल सही। ये वो शब्द था जिसे उस आदमी ने कहा था और जिसके आखिरी के 2 अक्षरों को ही उसका लड़का पकड़ पाया था। वो कातिल का नाम बताने की कोशिश कर रहा था। फलाना 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 कि बेलारैट का रहने वाला है। ये कमाल का है। मैंने अचंभा जाहिर करते हुए कहा। ये साफ है। अब तुम देखो, मैंने इन्वेस्टिगेशन के दायरे को काफ़ी छोटा कर दिया है। सिलेटी लबादे का कब्जे में लिया जाना एक पॉइंट था जो कि एक हद तक लड़के के बयान को सही साबित करता है। ये आदमी बेलारैट से आया और ऑस्ट्रेलियाई है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन इस जगह पर पहुंची है कि ये आदमी बेलारैट से आया कोई ऑस्ट्रेलियाई है। उसके पास स्लेटी रंग का लबादा है, निश्चित रूप से, और एक ऐसा आदमी जो ज़िले में घर पर ही था, क्योंकि तालाब तक या तो केबल फार्म या फिर रियासत के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है, जहां कोई अजनबी मुश्किल से ही पहुंच सकता था। बिल्कुल ऐसा ही है।
अब आता है हमारा आज का अभियान। ज़मीन के मुआयने से मुझे मुजरिम के व्यक्तित्व के बारे में मामूली जानकारियां हासिल हुई थीं, जिसे मैंने उस बेअकल लेस्ट्रेट को बताया था। लेकिन वो जानकारियां तुम्हें हासिल कैसे हुई थीं? तुम मेरे तरीके को जानते हो। ये छोटी छोटी बातों के निरीक्षण पर आधारित हैं। मैं जानता हूँ कि उसके कदमों के बीच की दूरी से तुमने उसके कद का कच्चा कच्चा अंदाज़ा लगाया होगा। उसके जूते भी अपने निशानों से इस बात को बता सकते हैं। हाँ, वो बड़े अनोखे जूते थे। लेकिन उसका लंगड़ापन, उसके दाएं पैर की छाप हमेशा ही उसके बाएं पैर की तुलना में कम साफ थी। इस पर उसने कम वजन रखा था। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहा था। वो लंगड़ा था। और उसके बाएं हाथ का होना, मौत के कारणों की जांच रिपोर्ट में सर्जन के द्वारा अभिलेखित की गई चोट की प्रकृति से तुम खुद भी अचंभित हो गए थे। हमला ठीक पीछे से किया गया था और फिर भी वो बाएं तरफ था। अब भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब तक कि ये बाएं हाथ के आदमी के जरिए ना किया गया हो। बाप और बेटे की बातचीत के दौरान वो उस पेड़ के पीछे खड़ा था। यहाँ तक कि उसने वहाँ स्मोकिंग भी की थी। वहाँ मुझे सिगार की राख मिली थी। तंबाकू की राख के अपने अनोखे ज्ञान की वजह से मैं बता सकता हूँ कि ये एक भारतीय सिगार था। जैसा कि तुम जानते हो, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। 140 अलग अलग तरह के पाइप, सिगार और सिगरेटों के तंबाकू की राखों पर एक छोटा लेख भी लिखा है। राख मिलने पर मैंने आसपास नज़र दौड़ाई और काई के बीच पड़े सिगार के टोटे को मैंने ढूंढ निकाला जिसे उसने वहाँ फेंका था। ये एक इंडियन सिगार था जो एक ख़ास क्वालिटी का था जिसे रॉटरडैम में बनाया जाता है। और वो सिगार होल्डर, मैं देख सकता था कि टोटा उसके मुंह के संपर्क में नहीं आया था, इसलिए उसने होल्डर का इस्तेमाल किया था। सिगार के आगे वाले हिस्से को काटा गया था, न कि मुंह से चबाया गया था। लेकिन ये कटाव साफ सुथरा नहीं था, इसलिए मैंने एक खुरदरे पॉकेट नाइफ के होने की बात कही। होम्स, मैंने कहा, तुमने इस आदमी के चारों तरफ ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे वो बच नहीं सकता है, और तुमने एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी को सचमुच वैसे ही बचाया है मानो तुमने उस रस्सी को ही काट दिया हो जो उसे लटकाने जा रही थी। मैं उस दिशा में देख सकता हूँ जिस तरफ ये सारे पॉइंट्स इशारा कर रहे हैं। हमारे बेडरूम के दरवाजे को खोलते हुए और एक आने वाले आदमी से हमें इंट्रोड्यूस कराते हुए होटल का वेटर बोला, मिस्टर जॉन टर्नर। दाखिल होने वाला शख्स एक अजनबी था और एक प्रभावशाली कद काठी का था। उसके सुस्त लंगड़ाते कदम और झुके हुए कंधे उसकी कमज़ोरी को साफ जाहिर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी सख्त, गहरी, झुर्रीदार, चट्टानी शक्ल सूरत और उसके विशाल अंग दिखाते थे कि वो असाधारण शारीरिक और चारित्रिक ताकत का मालिक था। उसकी उलझी हुई दाढ़ी, सफ़ेद बाल और बेजोड़ लटकी हुई भवें, ये सब मिलकर उसके लुक को अट्रैक्टिव बनाते थे। लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जबकि उसके होंठ और नथनों के किनारे नीलिमा लिए हुए थे। उसे एक झलक देखने से ही मुझे ये साफ हो गया था कि वो किसी खतरनाक और पुरानी बीमारी की गिरफ्त में था। प्लीज़ सोफे पर बैठ जाइए, होम्स ने कहा। आपको मेरा लेटर मिला था? हाँ, इसे लॉज मैनेजर लेकर आया था। तुमने लिखा था कि लोक कलंक को टालने के लिए तुम मुझसे यहाँ मिलना चाहते हो। मैंने सोचा कि अगर मैं हॉल में आता तो लोग तरह तरह की बातें बनाते। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? अपनी बोझिल आंखों में हताशा लिए हुए उसने मेरे दोस्त को देखते हुए कहा, मानो जैसे उसे उसके सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका था। हाँ शब्दों की जगह पर उसकी निगाह का जवाब देते हुए होम्स ने कहा, ऐसा ही है। मैं मैककार्थी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। ओह गॉड, मेरी मदद करो, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मैं उस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर कोर्ट में ये मामला उसके खिलाफ गया तो मैं सच्चाई घोषित कर दूंगा। आप ऐसा कहते हैं, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। होम्स ने गंभीरता से कहा, अगर इसका ताल्लुक मेरी प्यारी बेटी से ना होता तो मैं अभी तक सब कुछ बता चुका होता। इसे सुनकर उसका दिल टूट जाएगा जब वो सुनेगी कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। ऐसा नहीं होगा, होम्स ने कहा। मैं कोई आधिकारिक कारिंदा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि यह आपकी बेटी थी जो यहाँ मेरी मौजूदगी चाहती थी और मैं उसकी भलाई को देखते हुए ही यहाँ काम कर रहा हूँ।
जैसे भी हो, नौजवान मैकार्थी को बचाना ही होगा। मैं एक मरता हुआ आदमी हूँ, बूढ़े टर्नर ने कहा। बहुत सालों से मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है। मेरा डॉक्टर कहता है कि ये एक सवाल है कि क्या मैं 1 महीने तक जिंदा रह पाऊंगा। फिर भी मैं जेल में मरने की जगह मैं अपनी खुद की छत के नीचे मरना ज़्यादा पसंद करूंगा। होम्स उठा और अपने हाथ में एक पेन और अपने कागज़ों का एक पुलिंदा लेकर मेज़ पर बैठ गया। हमें सब कुछ सच सच बताइए, उसने कहा। मैं पॉइंट्स को लिखूंगा और आप इस पर साइन करेंगे और वॉटसन यहाँ इसका गवाह बन सकता है। और फिर नौजवान मैकार्थी को बचाने के लिए आखिरी पड़ाव पर मैं आपके सरेंडर की बात को कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तब तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाँ, ये अच्छा है, उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि ये भी एक सवाल है कि क्या मैं अदालत की कार्रवाई तक ज़िंदा रहूँगा। इसलिए मेरे लिए ये एक मामूली बात है। लेकिन मैं एलिस को इस सदमे से बचाना चाहता हूँ और अब मैं सारी बातें तुमसे साफ करता हूँ। इस मरने वाले मैकार्थी को तुम नहीं जानते थे। वो एक शैतान था। मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। उस जैसे आदमी के शिकंजे से ईश्वर तुम्हें दूर रखे। पिछले 20 सालों से उसका शिकंजा मुझ पर रहा है और उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैं कैसे उसके चंगुल में फंसा। ये सन 60 के दशक के शुरुआती सालों में खुदाई के वक्त की बात है। उस वक्त मैं एक जवान लड़का था, गरम खून वाला, लापरवाह, किसी भी काम को हाथ में लेने के लिए हमेशा तैयार। मैं बुरे साथियों की संगत में पड़ गया था, शराब पीने लगा। जो भी हासिल करता उसमें किस्मत का कोई लेना देना नहीं था। झाड़ियों में छिप कर बैठता और एक शब्द में कहा जाए तो मैं वो बन गया था जिसे तुम लोग यहाँ मुख्य मार्ग का डाकू कहते हो। हम 6 लोग थे और हम अपनी लुटेरों वाली ज़िंदगी आज़ादी के साथ जी रहे थे। कभी हम स्टेशन पर आतंक मचाकर लूट किया करते थे या कभी खदानों में जाने वाली सड़क से होकर गुजरने वाली बोगियों को रोक कर लूट लेते थे। बेला रेड के ब्लैक जैक के नाम से मैं वहाँ बदनाम था और आज भी बस्ती में हमारा गिरोह बेला रेड गिरोह के नाम से याद किया जाता है। एक दिन सोने से लदा एक काफिला बेला रेड से मेलबोर्न पहुंचा। हमने छिपकर इसके पहुंचने का इंतज़ार किया और इस पर हमला कर दिया। वहाँ 6 सवार थे और हम भी संख्या में 6 लोग थे, इसलिए ये कड़ी भिड़ंत थी। लेकिन गोलियों की पहली बौछार में हमने उनकी 4 काठियाँ लूट लीं। हालांकि उन लोगों के समर्पण से पहले इस मुठभेड़ में हमारे 3 लड़के मारे गए। मैंने अपनी पिस्तौल वैगन चालक, जो यही मैकार्थी का था, उसके सिर पर रख दी। काश मैंने उसे उसी वक्त मार दिया होता, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। हालांकि मैंने देखा था कि उसकी छोटी छोटी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे चेहरे मोरे को अच्छी तरह से याद करना चाहता है। सोना लेकर हम भाग गए। हम अमीर आदमी बन गए और किसी के शक किए बगैर ही हम अपने रास्ते इंग्लैंड आ गए। वहाँ मैं अपने पुराने साथियों से अलग हो गया और फिर वहाँ मैंने शांत और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया। मैंने ये रियासत, जो किस्मत से उस वक्त बिकाऊ थी, ख़रीदी और अपने पैसों से मैंने खुद ही कुछ अच्छे काम करने का फ़ैसला लिया ताकि जिस तरीके से मैंने इस दौलत को कमाया था उसका प्रायश्चित हो सके। मैंने शादी भी की, हालांकि मेरी वाइफ अपनी जवानी में ही मर गई और अपने पीछे वो मेरे लिए मेरी प्यारी बेटी एलिस छोड़ गई। जब वो एक छोटी बच्ची थी, उसके नन्हे हाथ मुझे ऐसे जान पड़ते थे मानो वो मुझे सही रास्ता दिखा रहे हों। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। एक शब्द में कहें तो मैंने अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू किया और मैंने अपने बीते कल के पापों की भरपाई करने की बहुत कोशिश की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी मैकार्थी ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया। एक निवेश के सिलसिले में मैं शहर गया हुआ था। वहाँ रिजेंट स्ट्रीट में मेरी उससे मुलाकात हुई। ना ही उसकी पीठ पर कोट था और ना ही उसके पैरों में जूते थे। हम फिर मिल गए। जैक, मेरा हाथ छूते हुए उसने कहा, हम लोग लगभग वैसे ही रहेंगे जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार रहता है। हम 2 हैं, मैं और मेरा बेटा, और तुम हमें रख सकते हो। अगर तुम नहीं रखते हो तो ठीक है। इंग्लैंड कानून का पाबंद देश है और आवाज़ देते ही यहाँ पर हमेशा एक पुलिसकर्मी आ जाता है। खैर,
वो इस पश्चिमी गवई हिस्से में आ गए। उनसे पीछा छुड़ाने का कोई भी रास्ता नहीं था और तब से वो यहाँ मेरी सबसे बढ़िया ज़मीन पर मुफ्त में रह रहे थे। मेरे लिए कोई राहत, कोई शांति पल भर के लिए भी नहीं थी। मैं जिधर मुड़ता उसका चालाक और हंसी उड़ाता चेहरा मेरे सामने होता। जैसे जैसे एलिस बड़ी हुई तो हालात और भी ख़राब होते गए, क्योंकि जल्द ही उसने ये समझ लिया था कि मेरे बीते हुए कल के बारे में एलिस को पता लगने का डर पुलिस के डर से कहीं ज़्यादा भयभीत कर रहा था। वो जो भी चाहता था उसे ज़रूर मिल जाता था, और ये चाहे जो भी चीज़, ज़मीन, मकान, पैसा होती, बिना किसी सवाल के मैं उसे दे देता था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि उसने मुझसे वो चीज़ नहीं मांगी जो मैं उसे नहीं दे सकता था। उसने मुझसे एलिस की मांग की। तुमने देखा ही है कि उसका बेटा जवान हो चुका था और मेरी बेटी भी, और मेरी खस्ता हाल सेहत को सब जानते थे। उसे ये एक सुनहरा मौका लगा कि उसके बेटे को मेरी पूरी जायदाद पर काबिज हो जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ मजबूत था। मैं उसकी फालतू पीढ़ी को अपनी पीढ़ी से नहीं जोड़ सकता था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे लड़का पसंद नहीं था, लेकिन उसमें उसका खून था और यही मेरे लिए काफ़ी था। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैककार्थी ने मुझे धमकाया। मैंने उसका सबसे बुरा करने की हिम्मत जुटाई। हमारे मकानों के बीच पड़ने वाले तालाब पर इस बारे में बात करने के लिए हमें मिलना था। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि वो अपने लड़के के साथ बात कर रहा था। इसलिए मैंने एक सिगार पिया और एक पेड़ के पीछे छिपकर तक इंतज़ार किया जब तक कि वो अकेला ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे अंदर जितनी भी मलिनता थी और कड़वाहट थी, वो सब फूट फूट कर मुझसे बाहर निकलती हुई मुझे जान पड़ी। बिना इस बात की परवाह किए कि मेरी बेटी इस शादी के बारे में क्या सोचती है, वो अपने लड़के को मेरी बेटी से शादी करने के लिए उकसा रहा था, मानो वो मेरी बेटी ना होकर सड़क के किनारे रहने वाली कोई वेश्या हो। ये सोचकर मैं पागल हो उठा कि मुझे और उसे, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस जैसे आदमी के कंट्रोल में रहना होगा। क्या मैं ये बंधन नहीं तोड़ सकता था? मैं पहले से ही एक मरता हुआ मायूस आदमी था। भले ही देखने में मैं साफ और मजबूत कद काठी का था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी खुद की नियति तय हो चुकी थी। लेकिन मेरी यादों और मेरी बच्ची दोनों को ही बचाया जा सकता था अगर मैं केवल उस दुष्ट की गंदी जुबान को चुप करा देता। मैंने ये किया था मिस्टर होम्स। मैं दोबारा से ऐसा कर सकता था। जितने नीचे जाकर मैंने पाप किया है, पश्चाताप के लिए मैंने एक यातनापूर्ण जीवन जिया है, लेकिन मैं अपनी बेटी को उन्हीं जालों में उलझा हुआ नहीं देख सकता था जिनमें मैं उलझ चुका था। बिना किसी तरह के मलाल किए मैंने उसे ऐसे मार गिरा दिया मानो वो कोई गंदा और जहरीला जानवर हो। उसकी चीख से उसका लड़का वापस लौट आया, लेकिन मैं पेड़ की आड़ में जाकर छिप चुका था। हालांकि उस लबादे को लेने के लिए मुझे वापस जाना पड़ा था, जिसे भागते वक्त मैंने गिरा दिया था। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ था उसकी सच्ची दास्तान यही है। लिखे गए बयान पर जब उस बूढ़े ने साइन किए तो होम्स ने कहा, खैर, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपका फैसला करूं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी कसौटी के लिए हमें कभी सामने ना आना पड़े। मैं प्रार्थना नहीं करता हूं श्रीमान। अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? आपकी सेहत को देखते हुए कुछ भी नहीं। आप खुद जानते हैं कि अपने काम के लिए आपको जल्द ही इस असाइजेज की बजाय एक उच्चतर न्यायालय में जवाब देना होगा। मैं आपका बयान रखे रहूँगा, और अगर मैककार्थी को दोषी ठहराया जाता है तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी भी किसी की इस पर नज़र नहीं पड़ेगी, और आपका राज, चाहे आप जिंदा रहें या मर जाएं, हमारे पास महफूज रहेगा। तो फिर अलविदा, बूढ़े आदमी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, और हिलते और लड़खड़ाते हुए वो धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। ईश्वर हमारी मदद करे। एक लंबी चुप्पी के बाद होम्स ने कहा, अब भाग्य असहाय लोगों के साथ किस्मत ऐसे खेल क्यों खेलती है? इस मामले के जैसा कोई मामला मैंने कभी नहीं सुना है। होम्स के ज़रिए तैयार की गई और बचाव पक्ष के वकील के द्वारा पेश की गई तमाम आपत्तियों के आधार पर असाइजेज ने जेम्स मैककार्थी को बरी कर दिया। हमारी उस मुलाकात के बाद बूढ़ा टर्नर 7 महीने तक जिंदा रहा, लेकिन अब वो मर चुका है
और हमें पूरी उम्मीद है कि लड़का और लड़की उनके अतीत पर छाई काली उलझनों को जाने बगैर खुशी से साथ साथ रह सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और शानदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।